Hello, I Shahnawaz welcomes you in this video lecture, and we are continuing units and measurement. And in this part 18 video lecture, we will discuss one of the most important application of dimensional analysis, that is conversion of a unit from one system to other. Yes, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस की, जो ये डिफ़ाइन करेगी कि किस तरह से डायमेंशनल फार्मूले की मदद से, डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम किसी पर्टिकुलर फिज़िकल क्वांटिटी या फिर फिज़िकल यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूनिट्स के सिस्टम्स हमने पढ़े हैं, सिस्टम्स ऑफ यूनिट बेसिकली 3 सिस्टम्स होते हैं, MKS, CGS एंड FPS। ये 3 सिस्टम्स हमने पढ़े हैं और हमने इनकी अलग अलग कंडीशंस भी देखी है, इनमें अलग अलग पैरामीटर्स की वैल्यू को भी डिफाइन किया है। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में हमने बेसिकली इन्हीं पे डिस्कशन किया हुआ है पूरा। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक फिज़िकल क्वांटिटी का अगर आप सिस्टम चेंज कर रहे हैं, उसके यूनिट का आप सिस्टम चेंज कर रहे हैं, तो बेसिकली उसकी वैल्यू में क्या चेंजेस होंगे, इसको हम डिफ़ाइन करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से। और ये बेसिकली डायमेंशनल एनालिसिस की एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से होगा ये। टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम द वन सिस्टम टू अदर। यस, एक पर्टिकुलर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू को आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। वी मस्ट नो द वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी इन डिफरेंट सिस्टम। ये कन्वर्ट अगर हमें करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि अलग अलग सिस्टम में उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू क्या है इक्वल अमाउंट के लिए, है ना। सो वी मस्ट नो द वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी इन डिफरेंट सिस्टम रिप्रेजेंटिंग द सेम अमाउंट ऑफ गिवन फिजिकल एंटिटी। ठीक है, वो जो क्वांटिटी है वो सेम अमाउंट को डिफाइन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सपोज MKS और CGS सिस्टम की। सपोज अगर मैं वेट की बात करूं तो MKS सिस्टम में हम उसे डिफाइन करते हैं किलोग्राम से। तो हमें पता है 1 किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम होता है। ठीक, हमें पता है 1 किलोग्राम इज़ बेसिकली व्हाट इट इज़ 1000 ग्राम। ये जो 1000 ग्राम है, अब ग्राम तो बेसिकली किस में है, CGS सिस्टम में, किलोग्राम है MKS सिस्टम में। हमें यहाँ पर ये रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है दो अलग अलग सिस्टम्स में, जबकि इन दोनों की वैल्यू क्या है, बिल्कुल सेम है। इस दोनों की वैल्यू जो है वो बेसिकली किसी इक्वल अमाउंट को शो कर रही है। इस तरह से अगर हमें सिस्टम का कन्वर्जन करना है तो हमें रिस्पेक्टिव वैल्यू भी पता होनी चाहिए अलग अलग सिस्टम में इक्वल अमाउंट के लिए। मैथमेटिकली वी कैन राइट इट एज फॉलोज। Q इज इक्वल्स टू, सपोज Q कोई पर्टिकुलर अमाउंट है, ठीक है, जिसको आप दो अलग अलग सिस्टम में इस तरह से लिख सकते हैं, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। यहाँ पर U1 और U2 जो है वो सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं। सिस्टम फॉर एग्जांपल किस तरह से, जैसे हमने यहाँ पर किलोग्राम लिखा तो ये MK सिस्टम को डिफाइन कर रहा है, ग्राम लिखा तो ये CGS सिस्टम को डिफाइन कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पर U1 जो यूनिट 1 है और यूनिट 2 है, ये बेसिकली सिस्टम्स को डिफाइन कर रहे हैं। और उसके अलावा जो N1 N2 है वो रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ को डिफाइन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम लिखा है। यहाँ पर जो N1 है वो बेसिकली 1 को डिफाइन कर रहा है, N2 जो है वो 1000 को डिफाइन कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हम रिस्पेक्टिव वैल्यू को इसके सिस्टम यूनिट के टर्म्स में इक्वलाइज करके लिख सकते हैं। हेयर U1 and U2 represents two different system of unit and N1 and N2 are corresponding numbers to represent the given amount of physical quantity. For example 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हमें पता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो N1 क्या होगा, 1 होगा, U1 मीटर होगा M, N2 की बात करूँ तो N2 है बेसिकली 100 एंड U2 क्या है CM। इस फॉर्मूले में हम इसको बेसिकली इवेल्यूएट कर सकते हैं। एंड अगेन 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। सपोज N1 is given for the system of unit U1. Suppose is N1U1 इक्वल टू N2U2 में हमें N1 दिया हुआ है, N1 हमें दिया हुआ है। सपोज N1 इज गिवन फॉर द सिस्टम ऑफ यूनिट 1, ठीक है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट N2 और हमें N2 क्या है, कैलकुलेट करना है फॉर अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट U2। तो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखिए बड़ा सिंपल सा है।
तो जो हमारा ये फार्मूला है N1U1 इक्वल्स टू N2U2, यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया N2 इज इक्वल्स टू N1U1 डिवाइडेड बाय U2, ठीक है। सो ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया। अब चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं किस तरह से कैलकुलेशन होगा। सो एक एग्जांपल लिया हमने, टू कन्वर्ट द 1 जूल, एनर्जी की यूनिट है जूल, जूल बेसिकली एनर्जी की यूनिट है और ये कैसी है, MKS यूनिट। सो टू कन्वर्ट द 1 जूल इनटू इक्विवेलेंट वैल्यू इन अर्ग्स, अर्ग्स, ठीक है, अर्ग्स, अर्ग क्या है, बेसिकली CGS यूनिट है। तो अगर आपको 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्ग्स होता है इसको कैलकुलेट करना है तो आप डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमें यहाँ पर पता करना है बेसिकली ये पता करना है कि बेसिकली 1 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्ग्स, ठीक है, अर्ग्स में कितना होगा ये हमें ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, वही वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। सपोज हमने कंसिडर किया U1 रिप्रेजेंट्स द MKS एंड U2 रिप्रेजेंट द CGS, ठीक है। यहाँ पर U1 क्या हो जाएगा, जूल, जो कि MKS सिस्टम है, और U2 क्या हो जाएगा, CGS, जो कि बेसिकली यहाँ पर अर्ग हमें कैलकुलेट करना है। और N1 क्या हो जाएगा, 1, और हमें N2 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है। सो वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 जूल इन अर्ग्स एंड हैंस N1 इज इक्वल टू 1 एंड N2 इज़ टू बी कैलकुलेटेड। हमें N2 क्या है, कैलकुलेट करना है कि 1 जूल में कितने अर्ग होंगे, ठीक है। तो बेसिकली N2 हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये एनर्जी की यूनिट है इसलिए एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला हमें पता होना चाहिए। सो वी नो द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी फॉर दिस कन्वर्जन, दैट इज़ mL²T-2। अब एनर्जी का ये डायमेंशनल फार्मूला कैसे आया, तो ये हमें पता है, प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं किस तरह से इसका कैलकुलेशन होता है, और नहीं तो हम ये भी इजीली देख सकते हैं। हमें बेसिकली पता है एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, वर्क अपॉन वर्क, रेट ऑफ वर्क, रेट ऑफ टू डू द वर्क, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, या वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से हमें बेसिकली पता है, बेसिकली वर्क जो होता है जो एनर्जी के फॉर्म में शो होता है किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, सो वो हो सकता है बेसिकली, वो हो सकता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ से हमें पता है बेसिकली फोर्स के लिए क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट के लिए डी। सो यहाँ से हमें डायमेंशनल फार्मूला इजीली हम निकाल सकते हैं, एम, मास का एम, एक्सेलरेशन के लिए होता है LT-2, और डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है L। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा आपका mL²T-2। तो इस तरह से यहाँ पर हमें एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला मिल जाता है। तो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसे डिस्कस किया है। तो यहाँ से हमें पता है बेसिकली एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो हो जाता है mL²T-2। तो अब हमें करना क्या है, हमें जो N1U1 इक्वल्स टू N2U2 वाली जो इक्वेशन है इसमें डायमेंशंस के फॉर्म में वैल्यू पुटअप करनी है। तो देखिए यहाँ पर U1 और U2, तो हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दी। U1 के लिए बेसिकली mL²T-2, M1L1²T1⁻², और U2 के लिए भी सेम वैल्यू पुटअप की, M2L2²T2⁻², ठीक है। फाइनली हमने क्या किया, जो U1 U2 यूनिट्स हैं इनके लिए हमने एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला है उसको पुटअप कर दिया। और इसके अलावा हमने क्या देखा, जो N1 है, N1 की वैल्यू 1 है, हमें पता है 1 जूल की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर N2 हमें कितने अर्ग्स होंगे हमें वो निकालना है, इसलिए हमने N2 पुटअप कर दिया। तो यहाँ से N2 कैलकुलेट कर सकते हैं हम, देखिए किस तरह से। N2 अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो होगा क्या, यहाँ पर अब आपको N2 कैलकुलेट करना है, किस तरह से होगा, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या होगा, जो M2 है वो M1 के डिनोमिनेटर में जाएगा, L2 L1 के डिनोमिनेटर में जाएगा, T2 T1 के डिनोमिनेटर में जाएगा, और इस तरह से यहाँ पर हमें N2 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं M1/M2 हो जाएगा L1/L2, और ये दोनों का स्क्वायर है इसलिए इनका होल स्क्वायर, और T1/T2 इनकी दोनों की पावर -2 है इसलिए इनकी होल पावर -2 हो जाएगी। तो यहाँ पर M1/M2 L1/L2 का स्क्वायर और T1/T2 की पावर -2। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेसिकली M1 किसे डिफ़ाइन कर रहा था, MKS सिस्टम को। हमने पहले ही कह दिया था कि यहाँ पर जो M1 L1 और T1 है वो MKS सिस्टम को डिफ़ाइन कर रहे हैं, वो बेसिकली जूल को डिफ़ाइन कर रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पर एम एल टी जो है M1 L1 T1 जो है वो जूल को डिफाइन कर रहे थे, और जूल क्या है बेसिकली MKS सिस्टम है, MKS सिस्टम है, ठीक है। जबकि यहाँ पर हम बात करें किसकी, इसकी अर्ग की, ठीक है। तो अर्ग बेसिकली किसे डिफाइन कर रहा है, CGS सिस्टम को डिफाइन कर रहा है। तो CGS सिस्टम को डिफाइन कर रहा है, हमें इजीली हम समझ सकते हैं। सो यहाँ पर हमें पता है कि मास जो होता है उसका MKS सिस्टम में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है किलोग्राम, जबकि M2 किसे डिफाइन कर रहा है, CGS सिस्टम को, और CGS सिस्टम में जो वेट होता है उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है बाय ग्राम से, ठीक है। तो हमने बेसिकली इनके रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर लिख दिए। अगेन यहाँ पर हम लेंथ की बात करें तो MKS सिस्टम में लेंथ डिफाइन होती है मीटर से, जबकि CGS सिस्टम में L2 लेंथ डिफाइन होती है सेंटीमीटर से। हाँ, MKS सिस्टम और CGS सिस्टम दोनों में टाइम जो है वो सेकंड से ही डिफाइन होता है, ठीक है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए हमने क्या किया, इनकी रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेशन लिखे। अब हमें पता है बेसिकली कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो हमने ऊपर वाली MKS सिस्टम को भी कन्वर्जन करके लिख दिया 1000 ग्राम। 1 मीटर हमें पता है बेसिकली 100 सेंटीमीटर होता है, तो हमने इसको 100 सेंटीमीटर के फॉर्म में लिख दिया, ताकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो यूनिट्स है वो सेम हो जाए, ठीक है। तो कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो हम यहाँ पर इजीली लिख सकते हैं 1000 डिवाइडेड बाय 1, 1000 डिवाइड 100 डिवाइडेड बाय 1, सो फाइनली ये हो जाएगा 1100 टू दी का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हो गया 10⁻³ यहाँ पर ये डिफाइन कर रहा है 10⁻³, ये हो जाएगा 10⁻⁴, क्योंकि 100 का हो जाएगा 10⁻² और फिर उसका स्क्वायर 10⁻⁴। तो हम देखते हैं यहाँ पर दोनों बेस सेम है, इसलिए इनकी पावर्स ऐड होगी, सो ये इक्वल हो जाएगा 10⁻⁷ के। तो हमें फाइनली यहाँ पर एक फार्मूला मिल जाता है N2 की वैल्यू 10⁻⁷। और ये क्या डिफाइन कर रहा है, बेसिकली अर्ग को डिफाइन कर रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग होगा। हमने N2 कैलकुलेट कर लिया है। तो N2 बेसिकली किसे डिफाइन कर रहा है, वैल्यू ऑफ U2 को डिफाइन कर रहा है, और U2 तो अर्ग है, इसलिए यहाँ पर N2 की वैल्यू 10⁻⁷। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है ये। यहाँ पर हम बात करेंगे फोर्स की। सो फोर्स के केस में क्या होगा, कंसिडर द एग्जांपल ऑफ फोर्स, कैलकुलेट हाउ मेनी डाइन्स आर देयर इन 1 न्यूटन, ठीक है। हमें फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ये होती है MKS यूनिट। हमें CGS यूनिट में डाइन में इसे कैलकुलेट करना है कि हाउ मेनी डाइन इन अ 1 न्यूटन, 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होंगे। सो वी नो दैट MKS सिस्टम फोर्स इज मेजर्ड इन द न्यूटन, और CGS सिस्टम में फोर्स जो होता है मेजर्ड होता है डाइन में, हमें पता है। और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला MLT-2। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास और एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं नॉर्मली मीटर पर स्क्वायर सेकंड, मतलब LT-2। तो इस तरह से फोर्स का जो फार्मूला हो गया डायमेंशनल फार्मूला MLT-2। इसका कैलकुलेशन भी हम प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं, बहुत अच्छे से हमने इसे एक्सप्लेन किया है। सो यहाँ पर अगेन लेट U1 रिप्रेजेंट द MKS और U2 रिप्रेजेंट द CGS, हमने कंसिडर कर लिया। तो जो हमारे पास जनरलाइज फार्मूला है N1U1 इक्वल टू N2U2, ठीक है। यहाँ पर हमें पता है U1 रिप्रेजेंट कर रहा है MKS सिस्टम को और U2 रिप्रेजेंट कर रहा है CGS सिस्टम को। सो हमें निकालना है बेसिकली 1 न्यूटन में डाइन कैलकुलेट करने हैं, मतलब यहाँ पर N1 की वैल्यू तो कितनी हो गई 1, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 न्यूटन। ये हो गया आपका N1U1 बेसिकली डिफाइन कर रहा है 1 न्यूटन को, ठीक है। और हमें बेसिकली N2U2 में U2 तो हमें पता है बेसिकली CGS सिस्टम, और CGS सिस्टम की यूनिट हम यहाँ पर फोर्स के लिए डिफाइन कर रहे हैं डाइन, तो हमें N2 कैलकुलेट करना है। सो हैंस N1 इक्वल टू 1 एंड N2 इज टू बी कैलकुलेटेड। सो वी कैन राइट द अबो इक्वेशन एज फॉलोज। हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में अब क्या करना है, U1 और U2 की जगह पे फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पुटअप करना है, N1 की जगह 1 पुट करना है और N2 को कैलकुलेट करना है। हमने वही किया, हमने यहाँ पर U1 की जगह फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पुटअप किया M1 L1 T1-2, N1 की जगह 1 पुटअप किया। अगेन इधर भी U2 की जगह फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला M2 L2 T2 टू द पावर -2 और N2। यहाँ पर M1 और M2 L1 L2 और T1 T2 जो है वो रिस्पेक्टिवली MKS और CGS सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम की वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं।
अब यहाँ पर भी क्या करना है, N2 हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना होगा, M2 को M1 के डिनोमिनेटर में लेके जाओ, L2 को L1 के डिनोमिनेटर में लेके जाओ और T2 को T1 के डिनोमिनेटर में लेके जाओ। सेम हुआ यहाँ पर, N2 हमने कैलकुलेट किया, ये हो गया M1/M2, L1/L2 और T1/T2। और यहाँ पर देखिए T1 के ऊपर टू दी पावर -2 है, यहाँ पर भी T रेस टू दी पावर -2 है, तो फाइनली T1/T2 की पावर भी -2 आ जाएगा। अब हमें पता है एम के सिस्टम में जो मास है उस मास को डिफाइन किया जाता है किलोग्राम से, इसलिए हमने लिख दिया किलोग्राम। सीजीएस सिस्टम में मास को डिफाइन किया जाता है ग्राम से, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा ग्राम। अगेन लेंथ जो है एम के सिस्टम में मीटर से डिफाइन की जाती है, इसलिए हमने 1 मीटर लिखा। सीजीएस सिस्टम में जो लेंथ है वो सेंटीमीटर से डिफाइन की जाती है, इसलिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लिखा। और सीजीएस और एमकेएस दोनों ही सिस्टम में टाइम को हमेशा सेकंड से डिफाइन किया जाता है, इसलिए 1 सेकंड बाय 1 सेकंड लिख दिया। अब सेम जैसा प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा, अब हमें क्या करना है, 1 किलोग्राम को हमें ग्राम में कन्वर्ट करके लिखना है, तो 1 किलोग्राम, ताकि इनकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की यूनिट सेम हो जाए। सो हमने लिखा 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम। इसको मीटर को भी हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ताकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की यूनिट सेम हो जाए। सो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, और सेकंड तो एज इट इज़ है ही कॉमन। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम इक्वल टू क्या हो गया, 1000 100 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो फाइनली हम लिख सकते हैं दिस हैज़ बिकम 10⁵ तो यहाँ से अब देखिए 1 तो 1 ही होगा, इसलिए इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो फाइनली N2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 10⁵। तो यहाँ पर आपने पता लगा लिया बेसिकली कि 1 न्यूटन जो N1 U1 है उसमें N2 की वैल्यू 10⁵ निकाली और U2 डाइन है, तो हमें पता चल गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। सो इस तरह से हमने बेसिकली कैलकुलेट कर लिया डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से किस तरह से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कन्वर्जन कर सकते हैं, जबकि वो दोनों सेम वैल्यू को, सेम अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हों। ठीक है, तो बड़ा आसान था, आपने देखा कितना सिंपल सा था। अब हाँ, पर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। अब लिमिटेशन क्या है, तो चलिए वो देखते हैं। वी नीड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द करस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहली चीज़ तो कि आपको जिस भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का आप कन्वर्जन कर रहे हैं, या जिस भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए आप यूनिट कन्वर्जन कर रहे हैं, उसका डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने एनर्जी और फोर्स की बात की, तो हमें एनर्जी और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला जब तक पता नहीं होगा हम इस मेथड को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो पहली लिमिटेशन तो ये हो गई। सेकंड लिमिटेशन क्या बोलती है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ वन सिस्टम आर रिलेटेड टू द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द अदर सिस्टम एंड वी नीड टू नो द कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, एक फंडामेंटल यूनिट दूसरी फंडामेंटल यूनिट से बेसिकली रिलेट करती है। किसी एक सिस्टम की जो फंडामेंटल यूनिट होगी वो दूसरे सिस्टम की फंडामेंटल यूनिट से किस रेशो से रिलेट करती है। फॉर एग्जांपल हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा कि हमने यहाँ पर 1 किलोग्राम को ग्राम के टर्म्स में 1000 ग्राम लिखा। अगर मुझे पता नहीं होता कि 1 किलोग्राम में हाउ मैनी ग्राम्स होते हैं तो मैं इसे सॉल्व नहीं कर पाता। उसी तरह से मुझे मीटर में अगर पता नहीं होता कितने सेंटीमीटर होते हैं तो भी मैं इसे सॉल्व नहीं कर पाता। सो हमें कन्वर्जन फैक्टर का पता होना ज़रूरी है। वी नीड टू नो द कन्वर्जन फैक्टर। हमें कन्वर्जन फैक्टर का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है, फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम इज सेम एज 1000 ग्राम एंड 1 मीटर इज सेम एज 100 सेंटीमीटर। सो ये भी बेसिकली एक तरह का लिमिटेशन ही है। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। काफ़ी आसान सा लेक्चर था वैसे, बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये डायमेंशनल एनालिसिस की, यूनिट कन्वर्जन की। सो इसे एक दो बार देखिएगा और आपके डाउट्स क्लियर होंगे। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है सो यू कैन व्हाट्सअप टू मी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सामने आपको जो फेस आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाले जो लेक्चर्स हैं हमारे आसानी से तक पहुंच सकें। थैंक्स अगेन।